Hello people, I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. My name is Shubham Suklecha and today I'm here to talk about insolvency law optional subject. तो CS प्रोफेशनल में जैसे कि आपको बताइए I take care of मॉड्यूल 3 in entirety. तो मॉड्यूल 3 में फंडिंग डन, MCS डन, उसमें तीसरा आता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें तीसरा आता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट. ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आई टेक केयर ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ. ठीक है बेटा जी. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं बड़े क्लियरली कहना चाहता हूं दिस सेशन इज ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम मी, फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स. मतलब जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं इंसॉल्वेंसी, जो मुझसे रेगुलर बैच इंसॉल्वेंसी लॉ का नहीं पढ़े, उन बच्चों के लिए है. क्यों ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज इंसॉल्वेंसी लॉ का हम जब रेगुलर बैच पढ़ चुके ना, वी हैव डन एवरीथिंग. तो अब आपको यहां पे वापस यहां पे टाइम जाया करने की आवश्यकता नहीं है. आप बस अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए. वी हैव डन, वी प्रैक्टिस ऑल द पास्ट पेपर्स हो गए, हमने पेपर एनालिसिस सब चीजें कर चुके हैं, राइट. तो अब आपने ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़े, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर. क्लियर है? सो दैट आई वुड जस्ट ट्राई एंड गाइड यू पीपल दैट हाउ यू नीड टू गो फॉर विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज, सो दैट आपके लिए चीजें बहुत स्ट्रक्चर हो जाएगी, आपके लिए चीजें बहुत स्ट्रक्चर हो जाएगी. तो एक छोटा सा अटेम्प्ट है उन बच्चों के लिए लाइफ थोड़ी सी आसान बनाने के लिए. ठीक है बेटा जी. चलो, तो पहले क्लियर कर दिया किन के लिए है. अब फोकस करना अच्छे से. व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू कवर इन दिस सेशन, कि मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं. ये कुछ 8 सवाल हैं जो एक बच्चे के दिमाग में रहते हैं कि ये अगर 8 सवाल मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में सेट कर दिया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा. ये अगर 8 चीजें आपने क्लियरली समझ ली ना, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर. ऑफ कोर्स आपको पढ़ना होगा. देखो बेटा जी, एक माइंडसेट है ना कि ओपन बुक है, ऑप्शनल है, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे. दैट माइंडसेट इज रॉन्ग. आई एम टेलिंग यू ना. मतलब फंडिंग के लेक्चर्स हमारे 120 आवर्स हैं, एमसीएस के 100 आवर्स हैं, इवन इंसॉल्वेंसी लॉ जो ओपन बुक सब्जेक्ट ना उसके 60 प्लस आवर्स के लेक्चर्स हो जाते हैं. तो देन यू हैव टू एंश्योर कि जब आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, तब आप बहुत ही डेप्थ में ही उसको पढ़ रहे हैं. तो ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई यहां पे सेंस नहीं बनता. जब आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें. लेकिन जो बच्चे एकदम ऐसा है कि हाँ सेल्फ स्टडी करें सर, अब फंस ही चुके हैं, अभी सिचुएशन में आ चुके हैं कि हमने से ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किया है. अगेन मेरा ओपिनियन है कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे ने चेंज नहीं करना चाहिए. बट अगर आप करते हैं किया है सर, अब बस थोड़ा सा समय बचा है, तो अब कैसे प्रिपेयर करेंगे बताओ. सो देन आई एम हियर. चलो बेटा जी, तो सबसे पहले आता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाउ टू स्टडी इंसॉल्वेंसी लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट. कि इस इंसॉल्वेंसी लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमने कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की. सबसे पहले इसी पे लेते हैं और हम ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कोई अमेंडमेंट्स है क्या अटेम्प्ट के लिए, सारथी जो सर आपका बुक है उसे कैसे एग्जाम में यूज करना है, एक दिन पहले एग्जाम में तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सर हमने सुना है सीनियर से कि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है ओपन बुक, तो वो 3 आवर में कैसे मैनेज करना है. लास्ट, इज आईबीसी द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट. क्या सच में आईबीसी बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या? फोकस करना एकदम मस्ती से. ठीक है, तो 1 to 7 तो आपके काफी काम के हैं. 8th जस्ट कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में डाल रहे थे, तो इस कारण से मैंने कहा कि इन समरी 2 मिनट में बात कर लूंगा पॉइंट नंबर 8 की. चलिए, सो वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टडी द इंसॉल्वेंसी ऑप्शनल सब्जेक्ट. पूरा केयरफुली समझना. आई एम ओपनिंग माई नोट्स. ये सारथी है, ये ठीक है, ये मेरे रेगुलर नोट्स है. ठीक है बेटा जी. आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो मॉड्यूल में भी आपको यही 17 चैप्टर्स मिलेंगे. फोकस करना अच्छे से. तो ये नोट्स है पूरे, बहुत केयरफुली समझना. इंसॉल्वेंसी लॉ के पढ़ाई कैसी करनी है, उसके पहले आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ जाना चाहिए और पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए. समझना ध्यान से, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, केयरफुली समझना मेरे साथ. थोड़ा सा समय लूंगा बट डेप्थ में बताने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को बिल्कुल पढ़ते टाइम परेशानी ना आए. ठीक है, चल. सबसे पहला है इंसॉल्वेंसी कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन. इट्स अ ड्राई चैप्टर. ड्राई चैप्टर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ बहुत हैवी कुछ नहीं, एक आइडिया दिया है. सेकंड, इंट्रोडक्शन टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इट इज आल्सो ड्राई चैप्टर. ये भी एक ड्राई चैप्टर है. ड्राई चैप्टर का मतलब होता है कि इससे कोई ऐसा केस स्टडी क्वेश्चन बन के एग्जाम में नहीं आ सकता. ये सिंपल चैप्टर एक रीडिंग में भी समझ जाता है. इससे ना एग्जाम के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, एक आधा क्वेश्चन आया तो आया, ना तो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और ना ही इससे एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 से नहीं आ सकते. उन चैप्टर को मैं ड्राई चैप्टर कहता हूं. ड्राई चैप्टर मतलब वो चैप्टर जिसके अंदर से एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते. हाँ, जब एक बच्चा मान लो उसके पास 6 महीने 7 महीने पहले पढ़ रहा है, राइट, तो वो इन चैप्टर्स को अच्छे से जरूर पढ़ेगा. उससे उसको इंसॉल्वेंसी लॉ का एक बैकग्राउंड मिलता है कि बेसिक्स क्या है. लेकिन बेटा जी, अगर कोई एग्जाम के एकदम क्लोज है तो आपने चैप्टर 1 और 2 पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. दीज आर नियरली ड्राई चैप्टर्स. आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज मिनिमम टू मिनिमम 20 नंबर का बैठ जाता है. सर 100 में से 20 नंबर का सिर्फ ये एक चैप्टर आता है. यस, चैप्टर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. मतलब आई थिंक मैंने तकरीबन 20 से 25 घंटे सिर्फ चैप्टर 3 पढ़ा है रेगुलर बैच में.
सो चैप्टर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपके एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, फोकस करना। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी, जिसमें आप पूरा पढ़ते हैं कि कौन एप्लीकेशन दे सकता है, पूरा सेक्शन 7 से पूरा शुरू से एंड तक सीआईआरपी यहां पे डील होता है, फोकस करना। देन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, ये उसी के देन एंसिलरी सेक्शंस आते हैं आगे। रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, फोकस करना अच्छे से, ये हो गया। लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, एकदम सिंपल तरीके से यहां तक। चलो मैं एडजुडिकेशन अपील भी ले लेता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहां तक, ये चैप्टर नंबर 9 तक समझना ध्यान से। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, इसको मैं कहता हूं इंसॉल्वेंसी लॉ का पार्ट, समझना, इसको हम इंसॉल्वेंसी लॉ का पार्ट कहते हैं। जो सब्जेक्ट है पूरा 100 मार्क्स का, इस चैप्टर को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। टोटल 17 चैप्टर्स हैं, राइट। तो हमने 1 to 9 को पार्ट ए बोल दिया, सुनना अच्छे से। टेन 11 12 को मैं पार्ट बी बोल देता हूं, एंड इस पार्ट को मैं पार्ट सी बोल देता हूं। 13 to 17 एंसिलरी है। केयरफुली समझना, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है। पार्ट ए टॉक्स अबाउट चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, पार्ट बी टॉक्स अबाउट 10 11 एंड 12, एंड पार्ट सी टॉक्स अबाउट 13 14 15 16 17। मतलब 13 कहां से शुरू करता है बेटा जी, ये वो बात करता है कि इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का क्या वगैरह वगैरह, कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति के साथ क्या होगा, तो वो सारी चीजें बात होती है यहां पे। ऊपर तो कॉर्पोरेट की बात हो गई ना, ऊपर कॉर्पोरेट की बात हो गई, और ये यहां पे 13 से लेके 17 तक जो है ना, ये हो गए इंडिविजुअल्स की बात, और एंड में फिर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह वगैरह। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरी बात को समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पार्ट ए। पार्ट एग्जाम में आप ये मान के चलिए, पार्ट ए से आप एग्जाम में तकरीबन 70 मार्क्स का पेपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ अटेम्प्ट में सिर्फ पार्ट, आप समझ रहे हो, 17 में से सिर्फ ये जो 9 चैप्टर्स हैं, 17 में से सिर्फ जो 9 चैप्टर्स है ना, ये एग्जाम में 70 मार्क्स का आ जाता है। ये एग्जाम में 70 मार्क्स तक का आया हुआ है, राइट। तो ये आपको क्लियरली समझना है कि आपको ये जो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 है, ये बहुत केयरफुली पढ़ के एग्जाम में जाना है, ये बहुत केयरफुली पढ़ के जाना है। इसी से एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सब कुछ पार्ट ए में आएगा। पार्ट बी और पार्ट सी इज वेरी इजी, सुनना बहुत अच्छे से। इसके अंदर पार्ट बी जो है ना, आई बिलीव अ स्टूडेंट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना कि सर कुछ चैप्टर्स में नहीं पढ़ पा रहा हूं, कुछ चैप्टर्स में नहीं पढ़ पा रहा हूं, सो द पर्सन शुड इग्नोर पार्ट बी। पार्ट बी आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि बिना पढ़े जा सकते हैं। बिना पढ़े मतलब आप क्या कर लीजिए, सारथी के बारे में बताऊंगा, सारथी को अच्छे से पढ़ लो बस, ताकि अपने एग्जाम में प्लेसमेंट समझ लिया। एग्जाम में अगर इस पार्ट बी से क्वेश्चन आ भी गया, तो बेटा जी बुक का यूज करते हुए, सारथी का यूज करते हुए एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। बट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन पार्ट बी। पार्ट बी को आप इग्नोर भी करके जा सकते हो। जो बच्चा ऐसा है कि सर पढ़ाई सिर पर है, बहुत कम दिन बचे हैं, वो पार्ट बी को कंप्लीटली इग्नोर कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास बहुत समय भी है, उसको भी पार्ट बी पे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, राइट। मान लो कोई व्यक्ति मेरा गाइडेंस वीडियो बहुत पहले देख रहा है एग्जाम के, राइट, तो भी मेरा सजेशन, और आपने सोच रखा कि आप सेल्फ स्टडी करने वाले, तो भी आप पार्ट बी पे ज्यादा समय नहीं देंगे तो चलेगा। एंड इसका एनालिसिस आपको पास पेपर्स में मिल जाएगा। ये पेपर है यहाँ पे 2, बात करूंगा उस बारे में भी मैं। ये 2 पेपर्स हैं, इन दोनों पेपर मतलब पास पेपर भी आप देखेंगे ना, तो पास पेपर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो जो पार्ट है ना, दैट पार्ट डज नॉट प्ले अ मेजर रोल। खैर, आईसीएसआई नेवर फेल्स टू सरप्राइज यू, इस कारण से हमें प्लेसमेंट देख के जाना चाहिए। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन सा टॉपिक कहां दिया हुआ है, एक आइडिया होना चाहिए। जिसके लिए सारथी बनाए, जिसके लिए सारथी पे आऊंगा थोड़ी देर में, जिसके लिए सारथी बनाए, तो अगर एग्जाम में आ भी गया तो भी यू विल बी एबल टू हैंडल इट अप। हाँ, लेकिन आई बिलीव इन चैप्टर से एग्जाम में डिफिकल्ट केस स्टडी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा, जो कि आप आराम से ढूंढ के भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा समय इन्वेस्ट करने का सेंस नहीं बनता पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट सी फिर मीडियोकर है कि हाँ थोड़ा टाइम मिल रहा है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लो। मुझे नहीं लगता कि पार्ट सी से भी एग्जाम में वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे। मुझे लगता है पार्ट सी से भी एग्जाम में एक डिसेंट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पार्ट सी है ना, उसको ये नहीं बोलूंगा इग्नोर कर दो, पूरा इग्नोर मत करो, हाँ, बट एक बार एक अच्छे से पढ़ जरूर लो, ठीक है। मतलब व्हेन आई से इग्नोर पार्ट बी, व्हेन आई से व्हाट आई मीन इज जस्ट सी ओवरव्यू। ओवरव्यू देख लो एक बार चैप्टर्स के, बिकॉज अगर एग्जाम में आ गया तो आंसर ढूंढ के तो लिखना होगा ना। हाँ, मैं मानता हूं सारथी की मदद से बहुत आराम से ढूंढ लोगे, बट फिर भी एक बार ढूंढना तो पड़ेगा। तो बस ओवरव्यू देख लोगे तो भी चलेगा पार्ट बी का। बट व्हेन इट कम्स टू पार्ट सी ना, पार्ट सी इज समझना समवेयर इन बिटवीन। इट इज
कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट बी बट वेरी लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू पार्ट ए। तो पार्ट ए से बहुत कम जरूरी है बट पार्ट बी से ज्यादा जरूरी है, ऐसा है। तो इसकी थोड़ी मीडियोकर इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ी मीडियोकर इंपॉर्टेंस होती है। एबीसी एनालिसिस सुना होगा अगर आपने, तो बस वैसा ही है ये। पार्ट ए इज ए, पार्ट बी इज द सी पार्ट एंड पार्ट सी इज द बी पार्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्ट ए, देन कम्स पार्ट सी एंड देन कम्स पार्ट बी, ऐसा। तो ये तो जो 3 चैप्टर, इस पर आप समय बिल्कुल जाया ना करो, स्पेशली डेट रिकवरी एंड सिक्योरिटाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, बिल्कुल समय जाया ना करो। इस पे एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आता है, बस एक आधा क्वेश्चन आ सकता है और वो आप कंफर्टेबली बुक से देख सकते हो। तो कोई केस स्टडी या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो इस पे समय इन्वेस्ट करना इज नॉट वर्थ इट। पार्ट सी के अंदर भी ऐसा ही है कि ज्यादा समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे भी आपने सिंपल तरीके से रखना चाहिए कि एक बार अच्छे से समझ लिया, मतलब अगर आपका समय है तो अच्छे से रीड कर लिया आपने, एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, दैट्स इट। यू शुड नॉट इन्वेस्ट मच टाइम बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता पार्ट सी से भी। पार्ट सी से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं पार्ट सी से, लेकिन इससे भी एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे पार्ट ए से आते हैं। जो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन है, जो डिटरमिन करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, कौन बच्चा बुरा स्कोर करेगा, वो जो डिटर्मिनेशन वाला पार्ट रहता है पूरा का पूरा पार्ट ए है, पूरा का पूरा पार्ट ए है। सेल्फ स्टडी करते टाइम पूरा फोकस 110% फोकस सिर्फ आप चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 पे दो। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 पे फोकस दो। समझना, अगर मैं सेक्शन वाइज बोलूं ना तो आप समझो यू हैव टू गिव योर फोकस टू सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 79 बहुत सारे बच्चे बेरैक से पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 79 पे डिटेल फोकस दो, उसके आगे का जो रिमेनिंग आईबीसी ना उससे आप प्लेसमेंट भी देख के जा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 आर गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द एग्जामिनेशन। सेल्फ स्टडी में इस बात का पूरा ध्यान रखना है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नहीं तो हीरा है, हीरा। लेकिन एग्जाम में 20-25 मार्क्स से चैप्टर 3 आ जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये पार्ट है जो आपको लाइटली लेना है, मतलब यहां से क्वेश्चन भी ट्रिकी आ सकते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाकी रहा बात पार्ट बी, उससे आएगा तो भी इजी आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, मतलब हो सकता है पूरे में से 5 मार्क्स का है पार्ट बी, 3 चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर 5 मार्क्स का है, हो सकता है नहीं भी आए। 5 मार्क्स की मैं अपेक्षा करता हूं, वो भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन की अपेक्षा करता हूं कि आप आराम से देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा जी। चलो, यहां पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर क्या हम यहाँ पे देख के आंसर लिख सकते हैं, चलेगा क्या? समझना ध्यान से, जनरली थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जाता है लैंग्वेज चेंज करो, लेकिन आप बेरैक को तो ऐसा ऐसा लिख सकते हो, जो सेक्शन है उसको आप एज इट इज लिख सकते हो। अगर आप गाइडेंस आंसर भी देखोगे तो गाइडेंस आंसर में एज इट इज बेरैक की लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा ना व्हाट ऑल टू कैरी, उसमें मैं कहूंगा बेरैक लेके जाओ, ताकि एक सेक्शन मिल गया कि ये सेक्शन नंबर 29 ए का आंसर, तो 29 आपने बेरैक से उठाया और बेरैक से आपने लिख दिया, तो बेरैक से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एकदम आराम से, ठीक है। तो जो रेलेवेंट सेक्शन है पार्ट है, बेरैक से आप कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कोई तकलीफ की बात नहीं। चलो, ये हो गया एक आइडिया कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए बेटा जी, कि आपका ये पार्ट ए बी सी में डिवाइड करो। ए को तो पूरा धुन दो, बी को चाहिए तो इग्नोर कर लो और सी को सिर्फ एक बार भी पढ़ा तो चलता है, ठीक है। चल, फोकस करना अच्छे से। इसी के साथ में आता है व्हाट इज द पेपर पैटर्न। अब सुनना ध्यान से, ये पेपर उठाया अपन ने, ठीक है। ये पेपर कब का है? ये है 2019 दिसंबर का, 2019 दिसंबर का। ये एक और पेपर दिख रहा हूं, वो है 2019 जून का। आई गेस आपको समझ में आता है कैसे देखते हैं। 1 2019 है मतलब जून 2019, 2 2019 मतलब दिसंबर 2019, ठीक है बेटा जी। चलो आ जाओ, जून 2019 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा उन्होंने पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ से देयरआफ्टर यू दे हैव आस्क्ड 1 2 3 एंड 4, 40 मार्क्स का पेपर। और ये 10 है ना, 2 5 के, ऐसा समझ लो, ठीक है। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, जैसे कुल मिला के 40 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज आस्क्ड फॉर 40 मार्क्स। ओके, फोकस। पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 40 मार्क्स। यहां पे हमें दिख रहा है दिस इज 10 + 10 + 10 + 10 ऐसा, और इसमें एक क्वेश्चन में फर्दर 5 + 5 था। तो ये टुकड़े कैसे भी हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा ये तय बात है, बट उसका 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, फर्दर उसमें सब क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 40 मार्क्स का आएगा ये बात तय है, और 10 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा ये बात भी तय है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, क्लियर है। तो ये 6 और 6 12 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन हो गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी 6 मार्क्स ईच मतलब 12 मार्क्स का हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी 6 मार्क्स ईच 12 मार्क्स का हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन भी 6 मार्क्स ईच 12 मार्क्स का हो गया। एंड जो आखिरी क्वेश्चन है दैट इज फॉर 12 मार्क्स, ठीक है। तो 12 मार्क्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया।
तो हमने ये देखा क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 40 मार्क्स, देयर आफ्टर देयर आर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, एंड तक जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ये टोटल, राइट? ये एंड ये हो गया 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। सिंपल 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, दैट मेक्स इट 60, और 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ये 12 मार्क्स का बाइफरकेशन भी कुछ फिक्स नहीं है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा 6 + 6 है, एक क्वेश्चन में 12 मार्क्स का भी था, और अभी एक और पेपर देखेंगे आप देखोगे फर्दर सब बाइफरकेशन भी होते हैं। तो बाइफरकेशन कैसा भी हो सकता है फर्दर, लेकिन ये तय है कि एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे, देयर विल बी नो चॉइसेस। आप समझिए ओपन बुक पेपर में चॉइसेस नहीं मिलती है, ना आपको एमसीएस में चॉइस मिलेगी, ना आपको आईबीसी में चॉइस मिलेगी। तो ओपन बुक पेपर में कभी चॉइस नहीं मिलती है। ये आपके दिख रहे हैं 6 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और उसके बाद में ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 12-12 मार्क्स के, दैट मेक्स इट 60। जनरली ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आपका पार्ट ए से ही आएगा, उसमें भी चैप्टर 3 की संभावना ज्यादा रहती है। पार्ट ए से ही आता है, वो भी क्वेश्चन नंबर सब्सटेंशियल, उसमें से जो सब पार्ट है चैप्टर 3 की संभावना ज्यादा रहती है, पर आप मान के चलो ये पार्ट ए से ही आता है। पार्ट ए बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करके। देखो एग्जाम में हमें इंस्टीट्यूट बाउंसर फेंक सकता है, बट हम प्रिपेयर तो होके जाएंगे ना हर बॉल के लिए। तो हम देखते हैं कि ये जो बॉलर है ना, ये हमेशा गुड लेंथ डालता है, तो हम गुड लेंथ की बेटर प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो हम पास पेपर देखते हैं तो ऐसा है कि पार्ट ए से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है, और मेरे हिसाब से पार्ट ए से ही आएगा, मेरा ओपिनियन तो ऐसा है। पार्ट बी और सी में इतना दम नहीं है कि उससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जा सके। एक आधा सब क्वेश्चन कहीं पूछता तो बात अलग है। चलो ये एक हुआ। दूसरा पेपर देखते हैं एक बार, दिसंबर 19, जून 19 का देखा था, दिसंबर 19 में भी पहला क्वेश्चन वैसे 40 मार्क्स का, ठीक है। यहां पे देखो 5 क्वेश्चन हो गए 8-8 मार्क्स के, दिख रहे हैं आपको? तो मैंने बताया कि सब क्वेश्चन का कुछ फिक्स नहीं है, ईमान धर्म, सब क्वेश्चन का फिक्स नहीं है। हाँ बेटा जी, पहला क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का, ये बात है। तो 40 मार्क्स का है, 8-8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का था ना, उसमें 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने, राइट? उसके बाद में 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने। सब 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 क्वेश्चन, फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहां पे मैं। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप्स, 6 मार्क्स का एक, 4 मार्क का एक, 2 मार्क का एक, सब 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 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में 1 मार्क के 6, 1 मार्क के 6 क्वेश्चन है, तो ये 6 मार्क्स का हो गया। ये 6 मार्क्स का हो गया, और उसके बाद में दूसरा 3-3 मार्क्स के 2। फिफ्थ क्वेश्चन में 4-4 मार्क्स के 3, और सिक्स क्वेश्चन में ये वापस आपको थोड़ा सा एक लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है, 6 मार्क्स का और 6 मार्क्स का। मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना। ये जब हमने ये वाला पेपर एनालाइज किया, इस पेपर के अंदर हमें क्या दिख रहा है? पहला जो क्वेश्चन है वो आ गया 8 + 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन 2 + 2 + 2, ये हो गया +3 + 3, ऐसा कुछ आ गया। फिर एक क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे करके 6 मार्क्स का क्वेश्चन, +3 + 3, इस प्रकार का पेपर है। आप मुझे बताइए इन दोनों पेपर में से, मान लो दिस इज पेपर ए, दिस इज पेपर बी, विच पेपर वॉज मोर स्कोरिंग? विच पेपर वॉज मोर स्कोरिंग? हाँ मुझे दिख रहा है, आप घर पे बैठ के जो देख रहे हो ना, ये सब, ये येलो टी शर्ट में, ये ब्लैक टी शर्ट में सब लोग आप बैठे हो, मुझे सब दिख रहा है। मुझे बताओ, आप बोलो वहां से कौन सा पेपर ज्यादा स्कोरिंग? 100% पेपर नंबर बी वॉज मोर स्कोरिंग। और मेरी अपेक्षा है कि इस बार भी एग्जाम में इसी प्रकार का पेपर आएगा, जितने सब क्वेश्चन है उतना पेपर ज्यादा स्कोरिंग है। बिकॉज जो 1-1 मार्क का क्वेश्चन था ना, वो 1-1 मार्क में अगर आपने सही आंसर दिया, आपको 6 on 6 मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सही लिखा है, 2 on 2 मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन सही भी लिखते हो, तो आपको कुछ 6-7 मार्क्स मिलते हैं। आप समझ रहे हो? जितने कम मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना ज्यादा एक स्टूडेंट के लिए वो स्कोरिंग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम में। क्यों ध्यान में रखनी है, मैं आगे एक पॉइंट बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना कि जो जितने सब क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में प्राथमिकता देते हुए लिखना है, बिकॉज वहां पे आपके मार्क्स बेटर रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी मुझे आता है। एक और 6 मार्क क्वेश्चन है जिसमें 3 सब क्वेश्चन है, 2 + 2 + 2, ये भी मुझे आता है। सो यू हैव टू प्रेफर दिस क्वेश्चन 2 + 2 + 2, बिकॉज दिस विल फेच यू बेटर मार्क्स एज कंपेयर टू दिस। यू राइट दिस करेक्ट आंसर, यू गेट a 4, you write this correct answer, you might get a 6 also. So I hope I am communicating it very clearly. ठीक है बेटा जी, चल एक एक बात अच्छे से समझ लेना। पेपर पैटर्न समझ में आया? पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, सब क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है, 8 का 10 का कैसा भी आ सकता है। उसके बाद में आएंगे 5 क्वेश्चन
12 मार्क्स के, उसके अंदर भी सब क्वेश्चन की कोई एश्योरिटी नहीं है, कैसा भी आ सकता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट से कि भाई साहब दोनों के दोनों, मतलब आपको पास्ट ईयर जो पेपर मिलता है ना वो पेपर सॉल्व करो। ये दो दिखा रहा हूं, ये तो आपने सॉल्व करना ही है। दोनों बहुत करेक्ट एग्जांपल है, एक में बड़े बड़े क्वेश्चन थे, एक में छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा जी, तो आपने पास्ट ईयर पेपर पूरे सॉल्व करके जाने। रेगुलर बैच में हमने 3-3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व किए पेपर। क्लियर है, तो आपने टाइमर लगा के सॉल्व करना है, मतलब करना है। क्लियर है, सुनना ध्यान से। तो ये मैंने क्लियरली कम्युनिकेट किया कि पेपर पैटर्न कैसा आता है बेटा जी। पेपर पैटर्न आता है आपका 40 एंड देयर आफ्टर 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। अब पेपर पैटर्न को एक और दूसरे नजरिए से बताता हूं आपको विद रिस्पेक्ट टू डिफिकल्टी लेवल। फोकस करना। डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल ऐसा आता है, देखो बेटा जी 100 मार्क्स का पेपर है, ऑप्शन चॉइसेस तो है ही नहीं। 100 मार्क्स के इस पेपर में से व्हेन देयर आर नो चॉइसेस, फोकस वेरी केयरफुली, 60 मार्क्स इज सुपर इजी। सुपर इजी मतलब मैं कह रहा हूं मुझे शर्म आती है कि प्रोफेशनल के बच्चे से ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं। 60 मार्क्स का पेपर है, सुपर सुपर इजी। एक बच्चे ने अगर एक बार पढ़ा है ना बस, तो वो भी आंसर कर लेगा। 60 मार्क्स का सुपर इजी। बट ये जो सुपर इजी होता है ना, दिस इज वेरी लेंथी, वेरी लेंथी, मतलब बहुत सारा लिखना पड़ता है तब आपको मार्क्स मिलता है। 60 मार्क्स का सुपर इजी बट वेरी लेंथी। 20 मार्क्स इज मॉडरेट। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या है, एकदम रीजनेबल आता है जिसने भी ढंग से पढ़ा है। ये 60 तो कौन गधा भी कर लेगा, जिसने एक बार ओवरव्यू भी लिया, जिसने एक बार पढ़ के गया वो भी 60 का तो पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। ये 20 का है मॉडरेट, हाँ जिसने थोड़ा पढ़ा है, इजी वाले केस स्टडी क्वेश्चन से थोड़ा सा भी आता है ना तो वो कर लेता है, तो ये मॉडरेट है। ठीक है, और 20 मार्क्स का पेपर भाई वो लेवल का पूछते हैं। 20 मार्क्स का पेपर वो लोग पूछते हैं डिफिकल्ट। इसका इंटेंशन क्या है कि बेटा जी हर कोई व्यक्ति जो है ना, हर कोई व्यक्ति ना वो ऐसा नहीं कि 80-85 मार्क्स लिया, तो ये 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल सही है, डिफिकल्ट बनना चाहिए। वरना भाई कोई बिना पढ़े मार्क्स ले रहा है तो मतलब क्या है, तो जिसने इतनी मेहनत की है तो भाई द पर्सन डिजर्व 70-75 राइट, ताकि उसका एग्रीगेट पुश होता है, रैंक आती है, तो देन 20 मार्क्स का पेपर कायदे से डिफिकल्ट आता है। तो जो बच्चे ऐसे ना जिनको रैंक वगैरह आने उनको तो बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, पढ़े हैं वो बच्चे। लेकिन एक बच्चा ऐसा है ना जिसको सर मुझे तो बस किनारे पे, डूबते को तिनके का किनारा चाहिए, बस डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, राइट। तो उसके लिए ऐसा है भाई, वो भी 80 मार्क्स का तो कर ही पाएगा, प्रोवाइडेड उसने एक रीडिंग ले ली। एक भी रीडिंग करके गया तो आप 80 मार्क्स का पेपर बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। और हो सकता है क्या पता आपने कोई प्रोविजन को अच्छे से पढ़ लिया था और वही 20 मार्क्स के अंदर फंस गया, तो आपका विन विन है, आपका विन विन है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना कि जो 60 मार्क्स का इजी आता है वो सुपर लेंदी आता है। बेटा जी मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम जब रेगुलर बैच में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, फर्स्ट जब पेपर किया था भाई रोना आ गया था बच्चों को, बच्चों को रोना आ गया था, लिखते 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 3 घंटे का टाइमर लगा था, टाइमर खत्म हो गया। दैट वाज ऑफ कोर्स ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन बैच में टाइमर लगा रखा था, बच्चे अपने अपने घर पे पेपर दे रहे थे और रोना आ गया था लिखते लिखते, और पेपर कंप्लीट नहीं होता है, इतना लेंथी पेपर आता है। तो भाई साहब ये ध्यान रखना है, मैं आगे बताऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर भी ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के अंदर, दैट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी एंड पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी एंड यू टू बी श्योर एंड यू टू वर्क अहेड। अच्छे से लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है बेटा जी, चलो और पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसमें और बात करूंगा। ये हो गया पेपर पैटर्न के बारे में। आई होप हर एक स्टूडेंट को आइडिया लग गया। इट इज माय सजेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट सॉल्व अ पेपर। ठीक है, चलो इसके लास्ट पेज पे कैसा है कि जो जो एडवाइसेस बन रही है ना वो मैं आपको देता रहता हूं, ताकि गधों ये नहीं कि जो एंड में आपके पास समरी नहीं हो कि टेक अवे क्या इस सेशन का। ठीक है, एक चीज मैंने क्या बोली बहुत केयरफुली, फोकस ऑन चैप्टर 1 to 9, स्पेशली चैप्टर 3। दूसरी चीज क्या मैंने बोली है, एकदम आराम से, पेपर विल बी लेंदी। ठीक है, तो उसके लिए मेंटेन स्पीड फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ठीक है बेटा जी, चलो दो बात हुई। तीसरी, आर देयर एनी अमेंडमेंट्स? ऑफ कोर्स देयर आर अमेंडमेंट्स। इंसॉल्वेंसी लॉ एक ऐसी चीज है जो कि मैच्योर होता हुआ लॉ है, तो हर बार आपको अमेंडमेंट्स तो मिलेंगे मिलेंगे। थोड़े से अमेंडमेंट्स इस बार, कोई परेशानी की बात नहीं। इस बार का बस एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 330 डेज वाला, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से देखना। और मतलब ऐसा है कि अमेंडमेंट्स हर बार आएंगे, हर बार आते हैं, तो पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको अमेंडमेंट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तो वो आपने अनिवार्य रूप से देखना ही है ना, कोई चॉइस नहीं है कि वो तो देखते हुए जाना है। ठीक है बेटा जी, चलो अब आता है क्वेश्चन, हाउ टू यूज सारथी इन द एग्जामिनेशन। कि हम एग्जामिनेशन के अंदर सर आपका सारथी कैसे यूज करें। समझो, आप समझो मेरे दो बुक्स हैं, एक है मेरा मेन बुक
जो कि मैंने आपको सिलेबस के टाइम पे दिखाया था। ये मेरा मेन बुक है, ठीक है, मेरा मेन बुक है, कितने पेज का है, कुछ 336 पेज का बुक है, ये मेन बुक हो गया, ठीक है बेटा जी, ये मेन बुक है, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन बुक। इसके बाद में एक है अपना सारथी, ये सारथी, दिस सारथी इज वेरी फ्रूटफुल। ये क्यों बनाया बच्चे के लिए कि बच्चा एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको सारथी कहते हैं जो आपको सही आंसर तक लेके जाए। सारथी आंसर लिखवाएगा नहीं, बट सारथी आपको सही आंसर तक लेके जाएगा। चैप्टर 1 है तो उसमें हर एक टॉपिक जिसपे क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक ही है, यहाँ टॉपिक दे रखा है और उसका पेज नंबर, ये पेज नंबर बेटा जी मेरे नोट्स का है, मेरे नोट्स का है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इसके साथ में आप मेरी मेन बुक के साथ में ही सारथी को यूज कर पाएंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि आप मॉड्यूल के साथ यूज करें तो संभव नहीं होगा, बिकॉज में पेज नंबर मेरी बुक का है। या तो आपको पहले पूरे एफर्ट्स लेके पेज नंबरिंग करना पड़ेगा, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट एनी स्टूडेंट टू डू इट, राइट। एंड एनीवेज माय नोट्स कवर 100% ऑफ द मॉड्यूल इससे, तो कोई आपको उस बात की चिंता नहीं है। पेज नंबर दे रखा है, सेक्शन नंबर, चैप्टर 1 तो ड्राई था तो कोई सेक्शन ही नहीं है। सेक्शन नंबर क्यों दिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा व्हाट ऑल बुक्स टू कैरी, मैं बेरैक भी सजेस्ट करता हूं बच्चों को लेके जाने के लिए, तो आप बेरैक से सेक्शन नंबर का रेफरेंस ले सकते हो तो कभी अगर जरूरत पड़ती है तो। चैप्टर 1 तो हर एक टॉपिक यहाँ है और उसका पेज नंबर। चैप्टर 2 हर एक टॉपिक यहाँ है और उसका पेज नंबर, और अगर जहां पे सेक्शन रेलेवेंट है तो सेक्शन का रेफरेंस भी दिया है। अगर डिफिकल्ट वाला जो 20 मार्क्स का डिफिकल्ट वाला आ गया तो डिफिकल्ट वाला भी हम सॉल्व कर देंगे सर। हमें मिल गया टॉपिक कहां पे, हमारे नोट्स में, हमारे मॉड्यूल में, ठीक है। हाँ, इसका बेरैक का रेफरेंस भी मिल गया, हम मेहनत करके उस क्वेश्चन को भी फोड़ देंगे, जो 20 मार्क्स का डिफिकल्ट आता है उसको भी फोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो 60 मार्क्स का इजी हो तो सिर्फ पेज नंबरिंग आपका करा देगा। टॉपिक पूछा क्वेश्चन, अपन ने सारथी में ढूंढा, यहां पे मिल गया टॉपिक, खत्म है, पेज नंबर पे गए, आंसर लिख दिया। ये एक डिटेल्ड इंडेक्स कह सकते हो। साथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जिस चैप्टर के एंड में कोई केस लॉ है, जैसे कि यहां पर है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, तो वो केस लॉ और उस केस लॉ का क्रक्स एक लाइन में दिया हुआ है कि उस केस लॉ का क्या क्रक्स था, क्या सार था, क्या टेक अवे था, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा केस लॉ है तो आप फटाफट से सारथी से देख सकते हो ये केस लॉ है, उसका सार है, ओके ये वाला, अरे हाँ ये वाला केस लॉ एप्लीकेबल है, और फिर पेज नंबर पे चले जाओ हर एक चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 3 तो भाई बहुत ही बड़ा है, देखो इसके एंड में सारे केस लॉस, जितने केस लॉस हैं सारे केस लॉस का यहाँ पे पेज नंबर रेफरेंस और उसका एक क्रक्स आविक्लिक, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हम इमीडिएटली समझ जाएंगे, अरे ये वाला केस पे आपने सारथी में देखा, हाँ ये क्रक्स में यही देखा, अरे हाँ यही वाला केस है, केस पे चलेगा। ट्रस्ट मी, दिस बुक द सारथी हैज बीन मेड टेकिंग सुप्रीम लेवल के एफर्ट्स, और फिर ये सारथी बनाए कि आपको एग्जाम में एकदम गेम चेंजर काम करेगा, मतलब ठका हर बॉल पे 6 मारोगे, ठीक है बेटा जी। फिर चैप्टर 4 आ जाता है, सेम चीज चैप्टर 4 के लिए है, सेम देखो सारे केस लॉस जो है चैप्टर 4 के वो यहाँ पे दे रखे हैं। कुछ बच्चे केस लॉस के लिए परेशान हो रहे थे, राइट, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू टेक अ सेशन, आई टेल यू, मतलब 60 आवर्स का जब रेगुलर बैच ही है ना, तो जिसके लिए समय परमिट करता है वो उसी को लेगा, एंड इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज आप समझो कि हाफ ऑफ द मतलब सब्सटेंशियल पार्ट की बैच के अंदर यही तो पढ़ाया हुआ है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि इसको मैं सेपरेटली दे पाऊं, राइट, तो इट कम्स एक साथ होंगे। तो ये सारे केसेस की यहाँ पे समरी दे रखी है, बिनानी इंडस्ट्रीज वर्सेस बैंक, सब चीजों की आप एक समरी दे रखी है, पेज नंबर रेफरेंस भी दे रखा है ताकि हमारा इजी हो जाएगा, और उस पेज नंबर पे वो केस पूरा डिटेल में, ये तो सारथी है सर, तो सारथी में क्या आइडिया, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखिए अगर हम श्योर हो जाते हैं ना यार इस केस में यही वाला केस एप्लीकेबल है क्या, हाँ यही, अरे हाँ समरी यही वाला केस एप्लीकेबल है, दैट मेक्स इट वेरी इजी। और जो बच्चा नहीं भी पढ़ा हुआ है उसके लिए भी आसान हो जाता है, कोई एन मौके पे आ रहे हैं बच्चे। फिर चैप्टर 5 का सारथी, जहां पे सेक्शन नंबर है ही नहीं, वहां पे सेक्शन नंबर खाली पेज नंबर रेफरेंस है, भूषण स्टील एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील वाला केस है वो यहां पर है, ऐसे सारी चीजें दी हुई है चैप्टर 6। तो सारथी का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, सारथी का आपने इस्तेमाल इस प्रकार से करना है दैट भाई साहब ये हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में अपने अरे ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कीवर्ड मिल गया, उसको हम सारथी में ढूंढते हैं, सारथी से पेज नंबर रेफरेंस मेन बुक का, एंड देन आफ्टर यू राइट द आंसर सुप्रीमली इजी तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है क्या हम एज इट इज बुक की लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं बेरैक की लैंग्वेज एज इट इज लिख सकते हैं, तो बुक में भी कुछ चीजें बेरैक से लिए, तो बेरैक की लैंग्वेज एज इट इज लिख सकते हैं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। तो इंसॉल्वेंसी लॉ में इतना परेशान नहीं होना है, जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसमें तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। चलो ये चैप्टर 7 सेम देखो सारे सेक्शन है, तो यहां पर चैप्टर 8 9 पूरा यहां तक चल रहा है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 10 डेट रिकवरी एंड सिक्योरिटाइजेशन। सुनना ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है एंड बहुत बेहतरीन चैप्टर है, दिस कुड बी अ सेपरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट सरफेसी, राइट, लेकिन यहां पे सरफेसी को क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक सिंपल एक चैप्टर के तौर पे दिया हुआ है। तो मेरा सजेशन है किसी बच्चे को यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, इसका सिर्फ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सरफेसी के ऊपर तो आप सिंपली अपने सारथी पे आओ, सारथी में यहाँ पे ढूंढो टॉपिक कि कहाँ है 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 कहाँ है, मिल गया और वहां से आंसर लिख लो, बस। इस पे पढ़ाई करते समय इन्वेस्ट करना बेवकूफी होगी, ठीक है बेटा जी, ये हो गया। फिर आपका आ जाता है ये वाइंडिंग अप वाला चैप्टर, ये हमारा पार्ट भी आ गया था, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सेम लाइक सरफेसी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बस यहीं से एग्जाम में आया टॉपिक, कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे,
एग्जाम में क्वेश्चन देखा, उसमें टॉपिक टॉपिक अपने सारथी में ढूंढा, मिला, पेज नंबर पे गए, वहां से आंसर लिख लिया, बस इतना सा करना, बस इतना सा करना। ठीक है, हम मेहनत इसके लिए नहीं करते बेटा जी, ये तो आप वैसे ही लिख पाओगे, हम मेहनत करते हैं पार्ट ए पे पूरा, क्योंकि पार्ट ए पे एग्जाम में आते हैं थोड़े से ऐसे डिफिकल्ट केस स्टडी क्वेश्चन, तो उसको हमें डिटेल में एनालाइज करना होता है ताकि हम आंसर लिख पाए। अरे एक सेक्शन 29A आई थिंक 2.5 से 3 घंटे तक वही एक सेक्शन डिस्कस किया था भाई, इतना कॉम्प्लेक्स सेक्शन है और वो उसको हम 6 घंटे तक डिस्कस कर सकते हैं, ये तो हमें रोकना था, कंप्रेस कर करके 2.5 से 3 घंटे में डिस्कशन किया था 29A का। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पार्ट ए में बहुत स्कोप है, बेहतरीन स्कोप है पार्ट ए, वहां मेहनत करनी है आपने, यहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर 13 14 करके पूरा सारथी इस तरह से चलता है अपना, ये पूरा सारथी है, तकरीबन कितने पेज का है, 14 पेज का सारथी। एंड में तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए ड्राई चैप्टर के, पॉसिबल डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट ठीक है वो काम आई नहीं है, आपके सारथी जो है ना 14 पेजेस का है। एंड मैं कह रहा हूं एग्जाम में दीवाने हो जाओगे आप इससे, दीवाने हो जाओगे, मतलब 60% पेपर बिना आपका दिमाग लगाए सारथी की मदद से हो सकता है, इस सारथी की मदद से हो सकता है, इतनी मेहनत से इसको बनाया गया। ठीक है बेटा जी, ये हो गया आपका सारथी। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि सारथी कैसे यूज करना है। हाँ, एक इसका है कि सारथी मेन बुक के साथ में यूज होगा, दिस इज हाउ इट गोज अलोंग। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ सकता है कि सर आप सारथी के अंदर मॉड्यूल का पेज नंबर रेफरेंस क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं दे सकते हैं बिकॉज मॉड्यूल कीप्स ऑन रिवाइजिंग, अपडेटिंग, कुछ चेंज करते हैं। अब उन्होंने एक पेज भी चेंज किया तो सारे पेज नंबर चेंज हो जाते हैं ना। मेरी बुक के अंदर तो आई कैन डिसाइड थिंग्स कि कुछ अगर एडिशनल पार्ट भी आया तो मैं उसको लास्ट में ले लेता हूं ना, तो मेरे पेज नंबर चेंज नहीं होते। दैट इज द रीजन यहाँ पे मॉड्यूल को नहीं ले सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा जी, बाकी मेरे नोट्स भी है तो मॉड्यूल, तो आप चाहें तो ऑफकोर्स रेगुलर नोट्स हैं, यू कैन कंपेयर बाय योरसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर हाउ डू यू स्टार्ट इन द एग्जामिनेशन। चलो, आई होप अप टिल नाउ द सेशन इज बीइंग वेरी फ्रूटफुल फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। चलो, अब एक सवाल आता है, हाउ टू प्रिपेयर वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, कि सर एक दिन पहले कैसे करें? ये मैंने मेरे रेगुलर बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया था कि बेटा जी एक दिन पहले कैसे करना है। ये जो सारथी ना बेटा, ये जो बेटा जी सारथी है ना आपका, ये सारथी में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको ढूंढना होगा, समय बहुत लगेगा। मैंने मेरे बच्चों को तो कहा था, तब उनका समय था, हमें बैच कंप्लीट किया, तब एग्जाम में कुछ 3 महीने बाकी थे, तो बच्चों को कहा था कि आप तो पूरा पूरा सारथी लिखो एक बार, आपको ये सारथी जितना अच्छे से याद हो गया। किसी भी अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछेंगे ना जो आईएएस बनता है, उस बच्चे पूछेंगे तूने पढ़ाई कैसे शुरू की थी? आपको पता है पढ़ाई कैसे शुरू करता है? पढ़ाई शुरू करता है पहले 10-15 दिन तक वो सिर्फ अपना सिलेबस याद करता है, सिर्फ सिलेबस याद करता है। द प्रॉब्लम विद यूपीएससी इज दैट इट इज सो वास्ट ना, कि आपको ये नहीं पता कि ये पढ़ना है, ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी वास्ट। तो पहले एक बच्चा अपना सिलेबस याद करता है, उसके बाद में वो जहां भी देखता है, एनसीईआरटी देखता है, वो न्यूज़पेपर देखता है, वो देखता है मेरे सिलेबस से रिलेवेंट चीज क्या है, उसको मैं पढ़ लूं। तो पहले 10 से 15 दिन हर एक बच्चा सिलेबस याद करता है, हर बच्चा सिलेबस याद करता है और सिलेबस अपने दीवारों पे चिपका लेता है। पहला उनका सिलेबस भी 10-15 पेज का होता है, पहले अपना सिलेबस याद करते हैं, राइट? तो उसी प्रकार से आपको पहले टॉपिक्स तो याद होने चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं रट्टा होना चाहिए, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन है, आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से चैप्टर का है, गधे हो क्या आप? इसलिए आपने क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले भी 24 आवर्स जो आपको एग्जाम 24 भी नहीं मिलते, आई गेस कुछ 20 आवर्स मिलते हैं, और उसमें भी प्रैक्टिकली बोलूं तो 8 से 9 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए। उन 8 से 9 घंटे में आपने कम से कम 2 बार सारथी अच्छे से पढ़ना है। सारथी मतलब इसके अंदर आप ये बैठे सारथी लेके बैठे, ये ओके, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया, इरादी कमेटी रिकमेंडेशन, एनएल मित्रा एडवाइजरी, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर एनएल मित्रा एडवाइजरी कमेटी ने क्या बोला, तो आप ये नहीं कि पूरा सारथी में ढूंढो, अरे हाँ चैप्टर नंबर 1 में था। कम से कम 2 बार पूरा सारथी पढ़ना है। 2 बार मतलब कैसे? पेपर देकर आया पिछले एग्जाम का, उस दिन भी पढ़ोगे, जिस दिन एग्जाम का दिन है उस दिन सुबह भी पूरा सारथी पढ़ोगे। तो सारथी पढ़ना तकरीबन 1 घंटा लगेगा, पूरा सारथी अच्छे से मुंह से बोल बोल के कि चैप्टर 1 में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। बोरिंग होगा थोड़ा सा, बट ट्रस्ट मी वो एग्जाम में बहुत काम होगा, अरे हाँ यार ये था, दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। तो इस तरह से सारथी एग्जाम के दिन पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले सारथी पढ़ लिया, फिर क्या? आ जाओ यहाँ पे एकदम आराम से, मैं बात कर रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन। वन डे प्रायर कैसे प्रिपेयर करना है, सुनना। स्टेप 1, रीड सारथी। सुनो बेटा जी, अभी जब आपने एग्जाम शुरू होने के पहले सेल्फ स्टडी के टाइम पे पार्ट बी और सी एक बार पढ़ लिया, बी का ओवरव्यू ले चुके हो आप, ठीक है? तो सी एक बार आप पढ़ चुके हो और बी का ओवरव्यू ले चुके हो, तो बी और सी हो गया, बी और सी आपका हो गया। एग्जाम के एक दिन पहले बी और सी पे टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। बी और सी का अब देखो, पूरा जब सारथी पढ़ा है तब बी और सी की भी हेडिंग्स तो देख लिया, तो एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल बी और सी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज उस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें आने की संभावनाएं कम है। तो उसके बाद में स्टेप 2 इज फोकस 100% ऑन पार्ट ए।
फिर पार्ट ए पे डिटेल फोकस करो। पार्ट ए भी फर्स्ट 2 चैप्टर तो ड्राई है ना, तो 3 to 9 सिर्फ ये 7 चैप्टर है जो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो एग्जाम के एक दिन पहले भी पूरे ये डेप्थ में पढ़ो। अब रेगुलर बैच के बच्चों को मैं एक और चीज कहता हूं कि हम लोगों ने आपको, देखो आपका तो पार्ट बी और सी भी आपका डेप्थ में हुआ है, ठीक है बेटा जी। तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सीडेंट पॉइंट पढ़ो, राइट। अब जो बच्चे यहाँ पर है जिनको एक्सीडेंट पॉइंट्स मार्क नहीं है उनकी बुक में, जो हो भी नहीं सकते, प्लीज कोई मांगेगा मत, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपकी पहचान का मेरा कोई रेगुलर बैच स्टूडेंट है तो उससे जरूर मांग लीजिएगा कि एक्सीडेंट पॉइंट उसकी बुक से आपने मार्क कर लिए। तो मैंने कुछ एक्सीडेंट पॉइंट मार्क करा, बच्चों कहता हूँ वो पढ़े। आप इतना चिंता मत करो, आप ही ध्यान रखो कि अपने अमेंडमेंट्स तो अच्छे से पढ़ने ही है, राइट। और जो आपको सेक्शन ये 1 to 79 है, फोकस 100% ऑन पार्ट ए। या फिर कोई बेरैक्ट से पढ़ता है ना, तो आप समझो सेक्शन 1 to सेक्शन 79, सेक्शन नंबर 1 to सेक्शन नंबर 79, इस पे खास फोकस करना, इस पे आपने खास फोकस करना, ठीक है बेटा जी। तो स्टेप 2 ये करना है, ये आपको लग रहा है स्टेप 2 ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा जी, ये करने में आपको पसीने आ जाएंगे, पसीने आ जाएंगे, इतना केयरफुल, इतना समय लगता है इसमें, सुना ध्यान से। स्टेप 3, रीड ऑल केस लॉस। जितने भी केस लॉस आपकी बुक में दे रखे हैं, देखो सारथी में मैंने वैसे भी केस लॉस का समरी और उसका पेज नंबर रेफरेंस दिया है, तो उसके बाद में केस लॉस पढ़ने बैठ जाओ सारे के सारे। तो हर एक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जहां जहां केस लॉस दिख रहे हैं चैप्टर के एंड में सारथी में, उसके अपने बुक से केस लॉस पढ़ लो, समरी भी पढ़ लो, डिटेल भी पढ़ लो, समरी भी पढ़ लो, डिटेल भी पढ़ लो, रीड ऑल केस लॉस, ठीक है। स्टेप 4, रीड सारथी अगेन। सिर्फ सारथी एक और बार पढ़ो और एग्जाम में फोड़ के, खत्म हो गया बात। एंड बी कॉन्फिडेंट, खत्म, ये तो अपने रहना ही है ना, फोड़ दोगे इसके बाद में, बी कॉन्फिडेंट, बस खत्म। तो आते ही सबसे एक बार पूरा सारथी पढ़ना है, ठीक है। सारथी पढ़ते हैं आलस आएगा मैं क्या कर रहा हूं, बट फिर भी पढ़ो, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पेपर देने के बाद में मुझे इस गाइडेंस सेशन के नीचे कमेंट में बताना कि क्या हुआ। ट्रस्ट मी, इट विल बी अ गेम चेंजर। मेरा विश्वास मानो, जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, मतलब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है ना कि सर ये ग्रुप 2 ग्रुप 1 के ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाएगा। एक सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले उसके सारे पेपर का डिटेल एनालिसिस, आपसे कहते हैं एमसीएस के अंदर जो वायर चार्ट का कंसेप्ट है, भाई साहब आर्स एंड आर्स तो उस कंसेप्ट, उस आइडिया को लाने में लगे थे, राइट, कि क्या कर सकते हैं, एंड आफ्टर उसको इंप्लीमेंट करने में जो आर्ट्स लगे वो एक अलग है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई हुई है, ठीक है ना। तो उसको बहुत केयरफुल, सारथी में इतना दिमाग लगा सारथी बनता है कि भाई साहब कैसे बच्चे की लाइफ एग्जाम के दौरान ईजी होगी। तो ध्यान रखो, इसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आपको समय कम लगता है ना, तो यू कैन इवन स्किप दिस। अगर आपको समय कम पड़ता है तो रीड ऑल केस लॉस को स्किप कर दो, बिकॉज वो तो आप एग्जाम, ये मैं 1 डे बिफोर एग्जाम बोल रहा हूं, तो आप पहले रिवीजन के टाइम पे तो पढ़ ही चुके हो ना केस लॉस, सारी एक बार तो पढ़ चुके हो, तो ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, सिर्फ सारथी से रीड कर ले तो भी चलेगा, समरी, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना केस लॉ बेस्ड, तो आप फटाफट से पहुंचो, अरे हाँ ऐसे करके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है बेटा जी। तो इस तरह से आपने एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है। एक बार आपने पार्ट बी का प्लेसमेंट पहले देखा हुआ है, पार्ट सी पहले एक बार पढ़ा हुआ है, तो एग्जाम के एक दिन पहले पार्ट ए पे ही फोकस करो। कोई ऐसा बच्चा भूला भटका कि सर मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो मान के चल रहा हूँ फेल ही हो रहा हूँ, आप बता दो अगर किसी हालत से मैं एक दिन में पढ़ के पास हो सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑप्शन सब्जेक्ट को एग्जाम के एक दिन पहले देखते हैं, बहुत गलत कर रहे हो आप, यू नॉट डूइंग जस्टिस विद द सब्जेक्ट। जस्टिस आप, जो बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे हो जस्टिस नहीं कर रहे हो, पास हो जाओगे भले ही, लेकिन जस्टिस वो करता है जो ईमानदारी से पूरा पढ़ता है, बिकॉज तभी तो आपके फ्यूचर में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाओगे। दोज हु स्टडीड, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम कि इंसॉल्वेंसी लॉ इज द फ्यूचर, करियर प्रोस्पेक्ट्स इसमें इतने ज्यादा होंगे दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो इसलिए आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। चलो ये हो गया हाउ टू प्रिपेयर 1 डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन। ओके बेटा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाट ऑल टू कैरी फॉर द एग्जामिनेशन। ये भी लिख के देता हूं ताकि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, और ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा जी ये दे दूंगा जो मेरा लिखा हुआ भी है पूरा, ताकि आपको लिखने में भी नहीं होगी। क्योंकि मैं जानता हूं आप में बहुत बच्चे समझदार बच्चे हैं ना, 2x पे लगा रखा होगा, 1.5x पे लगा रखा होगा, बेशरम लोग। चलो कदम, इस चीज के लिए मैं अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट की कसम नहीं दूंगा आपको, बिकॉज क्या पता, आप हो सकता है इसको एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, कोई व्यक्ति को कब मिला हो, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा, अपने हिसाब से भी देखिए। चलो यहां पे मैं बात करूं व्हाट ऑल टू कैरी, व्हाट ऑल टू कैरी, ठीक है बेटा जी। एग्जामिनेशन में क्या क्या लेके जाना है, अनडिस्प्यूटेड सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारथी, दूसरी चीज मेन बुक, ठीक है। अब मैं मेन बुक में इंक्लूड कर रहा हूं अमेंडमेंट शीट भी, आपने अमेंडमेंट शीट भी ले ही रहे हो गधे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अमेंडमेंट शीट आप क्या कर सकते हो, मेन बुक के एंड में स्पाइरल बाइंडिंग जो भी करा रहे हो उसमें करा लिया, तो अमेंडमेंट शीट, सारथी, मेन बुक, अमेंडमेंट शीट, ये तो लेके ही जाना है। मतलब इसके बिना गए तो एग्जाम में खेल कर जाओगे आप, तो ये तो मैंडेटरी वाली चीज हो गई, ठीक है। ये भी मैं सब चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं। इसके बाद में मैं सजेस्ट करता हूं बच्चे को बेरैक लेके जाना।
बेरैक्ट में कुछ बच्चे से परेशान होते हैं, सर लेटेस्ट कहाँ है, ये वो है। यार देखो बेटा जी, बेरैक्ट में आपको जो मिल जाता है ना वो ले जाओ एक बार, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश करो जितना लेटेस्ट मिल गया उतना ले जाओ, बट इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। जितना लेटेस्ट मिलता है जल्दी आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वो लेके चले जाओ, इतना लोड मत लो, ठीक है। जितना लेटेस्ट वहां से मिलता है वो ले जाओ, बेरैक्ट, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शनल चीज है, जो आपकी इच्छा है तो लेके जाओ, दैट इज मॉड्यूल। जिस बच्चे को लगता है कि लेके जाना चाहिए लेके जा सकता है, बाकी इसकी आपको एग्जाम में मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। अब बता रहा हूं ब्रह्मास्त्र, इसके साथ में आपने लेके जाना है एमसीएस का बुक भी, आपने इसके साथ में एमसीएस का बुक भी लेके जाना है। सर एमसीएस का बुक क्यों लेके जाना है? आईबीसी के पेपर में जिन्होंने पास ईयर पेपर प्रैक्टिस किए उनको पता होगा कि आईबीसी के पेपर में वो दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आप सारे सब्जेक्ट की तो बुक ले जा नहीं सकते, तो आपने एमसीएस से तो वो क्वेश्चन पूछते ही हैं, और एमसीएस से मोस्टली वो पूछते हैं कंपनी लॉ एंड इंसॉल्वेंसी लॉ में से क्वेश्चन। तो एमसीएस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर देखो, अब आप पूरी एमसीएस की बुक ले जाओ टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। लेकिन अगर कोई लगता है नहीं सर एकदम सिलेक्टिव होके जाना है, तो एमसीएस का कंपनी लॉ और एमसीएस का इंसॉल्वेंसी लॉ तो लेके जाना है मैंडेटरी। ये मैंडेटरी, इसको ऑप्शनल मत समझ लेना, ऑप्शनल सिर्फ मॉड्यूल पे लिखा है। एग्जाम में आईबीसी में इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एमसीएस के कोई केस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सर एमसीएस भी रिवाइज करना है कि एग्जाम के दिन पहले, देखो जिसके लिए टाइम परमिट नहीं करता है रिवाइज मत करो एमसीएस। एमसीएस बैठ के रिवाइज मत करो अगर एग्जाम के एक दिन पहले संभव नहीं है तो। अगर टाइम मिलता है तो कर लो, ये भी आप समझ में आ रहा है। नोट इफ टाइम परमिट्स, if one day before the examination time permits, go through the case laws of MCS, चैप्टर कौन सा? कंपनी लॉ एंड इंसॉल्वेंसी। सो अगर समय परमिट करता है ना तो एग्जाम के दिन पहले एक बार एमसीएस की बुक भी खोलो, कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी लॉ के भी केस को गो थ्रू कर लो, अगर समय परमिट करता है तो। छोड़ो, एग्जाम में तो लेके जाना ही जाना, एग्जाम में तो लेके जाने ही जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम में लेके जाना है। भाई सुनो गधों, एडमिट कार्ड, पेन वेन, ये सब के अलावा, ये सब के अलावा ये सारी चीजें लेके जाना है। अब एग्जीक्यूटिव के बच्चों को तो गधों को मैं ये भी बोलता हूँ कि रुमाल लेके जाओ, पानी की बॉटल लेके जाओ, बताता हूँ कि स्ट्रेस कैसे रिलीव करते हैं। बड़ा प्रोफेशनल मान चुके बेटा जी, इतना आपको ज्ञान नहीं बांटूंगा, आपको ये लेके जाना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑफकोर्स ऑल द एसेंशियल्स यू हैव टू मैंडेटरीली कैरी। चलो बेटा जी, व्हाट ऑल टू कैरी क्लियर? अरे मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेके जाना है मतलब लेके जाना है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब इज आईबीसी द ऑब्वियस ऑप्शन, वो तो ठीक है, 1 मिनट का है। हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, सुनना बहुत केयरफुली, ये भी बहुत बड़ी बात है ये भी। ड्यूरिंग द पेपर समझो बेटा जी बहुत अच्छे से, ठीक है। ड्यूरिंग द पेपर किस चीज का ध्यान रखना है आपने? ड्यूरिंग द पेपर पहली चीज तो जो आपको समझ की जानी है, पेपर विल बी लेंदी। मतलब पेपर लेंदी होगा, मतलब होगा पेपर इज गोइंग टू बी लेंदी, मैंडेटरीली होगा ही सही, ठीक है। अब आपको समझना है सर पेपर लेंदी है, अब क्या करूं? पेपर को देखते ही आपको फोकस करना बहुत अच्छे से, आइडेंटिफाई कर लेना है इजी और डिफिकल्ट पेपर। आपको आइडेंटिफाई कर लेना है इजी और डिफिकल्ट पेपर। सुनना कैसे, सुनना, इसे कहते हैं 60-40 रूल। जो मेरे एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मुझसे सुना होगा शायद। पेपर विल बी लेंदी, सुनो, फॉलो 60-40 रूल। नाउ व्हाट इज 60-40 रूल? 60-40 रूल सेज कि जैसे ही पेपर देखते हो ना, 60 मार्क्स का जो आपको अच्छे से आता है, जो आपको स्कोरिंग लगता है, वो आइडेंटिफाई कर लो। मतलब क्या है? आइडेंटिफाई इजी एंड स्कोरिंग 60 मार्क्स। पूरे पेपर में से इजी और स्कोरिंग 60 मार्क्स निकालो आप, ठीक है। अब पेपर ऐसा था पहला 40 मार्क्स का आता है, फिर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन 60 कह रहा हूं, 60 का स्ट्रिक्ट रूल नहीं, 60 ये 55 हो सकता है, 65 भी हो सकता है। तो आप देखो कि आपको कौन सा अच्छे से 60 मार्क्स का पेपर आता है। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते बेटा जी कि क्वेश्चन नंबर 1 से ए और बी ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ले लेता हूं, जो पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, पूरे क्वेश्चन। ऐसे 60 मार्क्स का पेपर ढूंढो जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसे करके पिक कर लिया आपने, तो कैसे भी 60, 65, 55 ऐसा पहले आइडेंटिफाई करो, तकरीबन 60।
तकरीबन 60 मार्क्स का ऐसा पेपर आइडेंटिफाई करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है और बहुत स्कोरिंग है। सर हम कैसे डिसाइड करें स्कोरिंग है? मैंने आपको एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था बातों ही बातों में, जितना क्वेश्चन कम मार्क्स का है उतना वो ज्यादा स्कोरिंग है। तो जो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है और एंड यू थिंक कि हाँ मुझे आते भी हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट करो, उन्हें पहले अटेम्प्ट करो, राइट? तो 60-40 टाइप का बाइफरकेट कर सकते हो, जो 60 उसको पहले अटेम्प्ट करो। ये सुनना जरूरी नहीं है, ये सुनना जरूरी नहीं है। फॉलो 60-40 रूल से मेरा मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको इसका क्रक समझना जरूरी है। एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा रिजिड होके मत होना कि 60 ढूंढना है, नहीं। इसका पर्पस ये होता है कि आइडेंटिफाई करो 60 मार्क्स का पहले, उसको पहले अटेम्प्ट करो। तो द ऑब्जेक्टिव इज दैट attempt the easy and scoring questions first। पूरा पेपर देखा, 3 क्वेश्चन मिले जो कि बहुत 12-12 मार्क्स के 3 मिले वाले, 60 नहीं भी मिला। सुना 60-40 का मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि एग्जीक्यूटिव में पढ़ा चुका हूं, अभी उस चीज को फॉलो नहीं भी किया तो चलेगा। आपने बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इजी एंड स्कोरिंग, जो आपको आता है और स्कोरिंग भी है, आपको आता है स्कोरिंग भी है। इजी एंड स्कोरिंग आइडेंटिफाई कर लो और उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हो सकता है किसी बच्चे को जो पहला 40 मार्क्स का क्वेश्चन है वही इजी लग रहा है, उससे कर दो। किसी को लगता है नहीं बीच में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको कर दो। जो आपको इजी एंड स्कोरिंग लगता है उससे पेपर शुरू कर दो। स्पीड मेंटेन करके रखो। अटेम्प्ट द इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चन फर्स्ट, मेंटेन द स्पीड फ्रॉम स्टार्ट। मैं आपको क्या कह रहा हूं, पेपर छूटेगा ही छूटेगा। मैं कह रहा हूं, मैं सलाम ठोकेगा हर उस बच्चे को जिसने पेपर कंप्लीट किया। पेपर कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आपको मोटिवेट करना मेरा काम है ना गधो। पेपर छोड़ के आए तो आप गधे हो, पेपर छोड़ के आए तो आप गधे हो, ठीक है? कोशिश करनी कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, पेपर लेंथी आएगा। बस ये ध्यान रखो, अगर पेपर छूटता है तो वही क्वेश्चन छूटना चाहिए जो कि बेटा जी वैसे भी आपको लगता है कि उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले थे। बेवकूफी क्या करते हैं, बच्चे को शुरू में टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड में कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। पागल हो क्या आप? वहां तो आप अच्छा स्कोर करने वाले थे, वो आपके छूट गए। तो सबसे पहले ही ढूंढो इजी एंड स्कोरिंग और उससे पेपर को शुरू करो। पहला हो गया, फिर दूसरा इजी स्कोरिंग, दूसरा इजी स्कोरिंग, दूसरा इजी स्कोरिंग, ऐसा कर लो। ऐसे करते करते आपका 2 घंटे हो जाएंगे और अच्छा खासा पेपर हो जाएगा और आपके अच्छे जो इजी स्कोरिंग हो गया। अब आओ उन टॉपिक पे जो मॉडरेट है या जो डिफिकल्ट है, फिर दिमाग लगा के उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। दिमाग लगा के उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम जो झाग ले आएंगे आपके, झाग मतलब बहुत डिफिकल्ट होंगे, बट परेशान नहीं होना, एक ही तो क्वेश्चन है, एंड में देखेंगे। जस्ट स्माइल एट देयर क्वेश्चन एंड टेल हिम, अरे बेटा देखो मैं आखिरी के आधे घंटे में दिखाता हूं मैं कौन हूं, पावर प्ले में दिखाता हूं मैं कौन हूं। अभी तो चिल कर, तू आगे बढ़, फोकस करो स्कोरिंग में, मार्क्स बटोरते चलो। बिकॉज अगर आपने इसी में इन्हीं 60-65 में 50 मार्क्स बटोर लिए तो पास तो यही हो गया ना बेटा जी, एक व्यक्ति। तो ध्यान रखो एग्जाम में, अटेम्प्ट द इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चन फर्स्ट, मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट, एंड की है अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस इन प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? शॉर्ट मतलब कम मार्क्स वाले, 1-1 मार्क के 2-2 मार्क के ये जो क्वेश्चन है ना, इनको पहले उठाओ करो, वो सबसे स्कोरिंग होते हैं एग्जाम, सबसे स्कोरिंग होता है, ठीक है? तो उनको प्रायोरिटी में देके खत्म करो, ठीक है? उन पे अपने मार्क्स बिल्कुल भी लूज नहीं होने चाहिए। बिकॉज कैसा था, कभी कभी पेपर डिफिकल्ट आया, दिमाग खराब हो गया, तो वो इजी वाले क्वेश्चन भी अपन गलत कर देते, तो वो गलती नहीं करनी। तो सिंपल की फॉलो किया, आप आराम से फोड़ दोगे एग्जाम के, ठीक है बेटा जी? तो आई थिंक यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। एक चीज आती है आपके दिमाग में, इज आईबीसी द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट? आई टेल यू व्हाट, देयर इज नथिंग लाइक अ बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। करियर लुकआउट से मेरा मानना है आईबीसी सबसे अच्छा है, और आईबीसी आपके काम भी आएगा, एंड सेकंड ये सीआरआई में ओवरलैप भी होता है, तो ये बेनिफिट है इसका। अदरवाइज मेरे को सबसे बुरी चीज क्या लगती है, बच्चे जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ना, उसको वो इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि हम ये ओपन बुक दे दें, हमने दिमाग में पढ़ा, ओपन बुक दिया और बस वहीं ये सब नॉलेज छोड़ के आगे निकल जाएंगे, फिर कभी इस बारे में याद भी, मतलब इतना शॉर्ट टर्म लुकआउट आप उसको पढ़ते हैं ना कि उसको कभी भी आगे लाइफ में आपके काम ही नहीं आएगा। वहीं आईबीसी आई फील कि अगर आपने पढ़ा तो आपके लाइफ में काम जरूर आता है। हैविंग सेड दैट, I am always against that a student changes his optional subject at the last moment. कभी चेंज मत करो, जो है जिसके साथ में शादी हुई है उसी के साथ में निभाओ, ठीक है बेटा जी? तो सिंपल रखो कि भाई एक बार आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया ना, हाँ एग्जाम में आपके पास 4-5 महीने हैं कि आप प्रॉपर शायद क्लासेस कर पाओगे या फिर अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका समय है तो आप करो। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपको बेटा जी लगता है कि नहीं 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 यार कि नहीं इट्स वेरी रिस्की, मैं तो नहीं, मतलब एग्जाम में 2 महीने पहले कि यार अब क्या करूं, तो हमेशा डिसाइड करो जो ऑप्शनल है उसी के साथ जाओ। चेंज करके आईबीसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इट्स ओके, ठीक है ना? पहले क्या तो क्या, एग्जाम के कुछ समय पहले चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा जी? चल, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ठीक है? आई रियली होप दैट दिस सेशन वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अ स्टूडेंट हु इज सेल्फ स्टडी।
ठीक है बेटा जी। तो ये सेशन मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ, फोकस करो। आई टेल यू व्हाट, आई ऑलवेज मतलब ऑफ कोर्स आई ट्राई कि इट्स जस्ट कि जो मेरे वर्चुअल बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बहुत सारी चीजें मतलब हर एक चैप्टर का मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं, तो उनके लिए हर एक चीज है, ठीक है। तो मेरा उनके लिए तो उनकी तरफ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग आई हैव टू डू एंड आई हैव ऑलरेडी डन सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट। तो उन बच्चों के लिए परेशानी नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो मुझसे नहीं भी पढ़े उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टीचर आल्सो हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, द शेड्यूल इज ऑफ कोर्स अ रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो कभी कभी कुछ बच्चों की ऐसी अपेक्षाएं हो जाती है जो ऑफ कोर्स हम पूरी नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल आल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो टीचर्स। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच ऑफ कोर्स आर नॉट पॉसिबल एट आवर एंड, बट हमारी कोशिश हमेशा रहती है दैट यहाँ पे किसी की ये है तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहा है। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि उन बच्चों की मदद हो सके जितनी हम कर सकें। एक छोटा सा और मैं कहना चाहूंगा, आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, अब जो सेल्फ स्टडी बच्चे, राइट, उन बच्चों का वो पढ़ रहे हैं, अब मैंने बताया इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, मान लो डाउट आए तो क्या, तो आप बच्चे क्या कर सकते हैं, सब बच्चे, बिकॉज आई बिलीव एक अच्छा मॉब होगा यहाँ पे भी जो बच्चे खुद से पढ़ने वाले। अब इसके नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपके प्यार की अपेक्षा करूंगा मैं, राइट, बिकॉज फॉर दैट एनी टीचर इज हंग्री, राइट। एंड तो वो तो आप देंगे कि आप अपेक्षा करेंगे कि मतलब मैं अपेक्षा करूंगा दैट आपको जो भी ठीक लगा तो वहां पे आप सबसे पहले तो यू जस्ट गिव योर फीडबैक that of course that if at all you see there has to be a scope of improvement, you say that, and if you liked it then you show your love. apart from it comment section के अंदर एक स्पेशल चीज इस बार कर सकते हैं हम लोग बेटा जी कि आप बच्चों को जो भी क्वेरीज आती है सेल्फ स्टडी के टाइम पे, राइट, आप हमें पोस्ट करो ना, इतना बड़ा मॉब होगा वो क्वेरीज पोस्ट करेगा, आप ही बच्चे अपने ही जो आपके सेल्फ स्टडी दूसरे बच्चे करें उन्होंने क्वेरीज पोस्ट की उसका आप आंसर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अब इसको करना चाहे तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी कर सकते हैं, बट क्या होता है यहाँ पे दूसरी चीजें इतनी चलती है, दिस वुड बी ओनली फॉर इंसॉल्वेंसी लॉ, दो स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आप इस कमेंट सेक्शन में धपाधप आपको जो जो क्वेरीज आते हैं वो सारी क्वेरीज पोस्ट करते रहो, एंड डू नॉट एड्रेस सर और समथिंग, जस्ट क्वेरी पोस्ट कर दो। कोई भी बच्चा जो क्वेरी पोस्ट करने के लिए आता है वो यहाँ पे 4-5 दिन बाद चेक करा आपने और कि ये वाली क्वेरी भी, अरे हाँ यार ये आपने पढ़ा, किसी एक थर्ड स्टूडेंट ने उसको लगा इसका आंसर ये, वो वहां पे पोस्ट कर सकता है। और बेटा जी मैं तो वंस इन वाइल हुई से, अगर कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा तो मैं उसको करेक्ट डायरेक्शन में ले आऊंगा कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी एंड सब लोग आप लोग एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। ओके, आई रियली होप, एंड मैं तो हुई कर दूं आप लोगों के लिए, एंड आई रियली होप दैट दिस सेशन वाज रियली फ्रूटफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो बच्चे की खुद से पढ़ रहे हैं। एक सही दिशा मिल गई ना तो आप इस सब्जेक्ट में फोड़ दोगे, एक सब्जेक्ट में फोड़ दोगे, एंड आई एम रियली होपिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स फ्रॉम यू पीपल, बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे फंडिंग एमसीएस के स्टूडेंट्स हैं और इंसॉल्वेंसी आप शायद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, आई एम देयर, मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं आखिरी समय तक भी कुछ ना कुछ आप बच्चों के लिए करने की कोशिश करूं। जस्ट इंश्योर दैट इट्स योर टाइम टू वर्क हार्ड, जी जान लगा दो, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरा विश्वास मानो टीचर कुछ भी कर ले उसका एक लिमिट आ जाता है कि एक लिमिट पे आके रुक जाएगा, उसके बाद में आपने पढ़ाई करनी, आपके लिए पढ़ाई करनी, ठीक है बेटा जी। तो जी जान लगा दो, आंख लगा के फोड़ो एकदम, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम यू ऑल। ओके बेटा जी, चलो खूब सारा पढ़ो, खूब सारा आगे बढ़ो, एंड मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आई विल सी यू पीपल सून। टाटा।